गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। देखिए, आपका आज हम फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर है शारीरिक शिक्षा के सामाजिक पक्ष। ठीक है, तो हम इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस हम करेंगे जो 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो 5 मार्क्स में आते हैं, उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण के बारे में आपके क्या विचार हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया पर शारीरिक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, किसी भी मानव के लिए समाज से कटकर रहना असंभव है, क्योंकि वह पैदा होने से लेकर मरने तक अपने जैसे ही आचार विचार वाले जीवों के साथ रहता है। ठीक है, कोई भी मनुष्य बिल्कुल ही अलग थलग नहीं रह सकता, समाज से कटकर नहीं रह सकता, अलग रहना उसका बिल्कुल असंभव होता है। इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। मनुष्य को क्या कहा जाता है? एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। वह समाज की सहायता से ही पशु प्रवृत्ति को छोड़कर एक सभ्य मनुष्य बनता है। ठीक है, पशु समाज में रहता है, समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, उन्हें फॉलो करता है और उसके साथ ही वह अपनी पशु प्रवृत्ति को छोड़कर एक सभ्य मनुष्य बनता है। उसमें समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की भावना विकसित होती है और जिससे वह समाज के हितों को अपने हितों से ऊपर मानता है और सामाजिक हितों के लिए अपने हितों को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटता है। अतः स्पष्ट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया मनुष्य को समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं को सिखाकर समाज का सक्रिय सदस्य बनाती है और समाजीकरण के द्वारा ही मनुष्य समय को सामाजिक वातावरण में ढालना सीखता है। अब देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया पर शारीरिक शिक्षा का क्या प्रभाव है, ये हम देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इसने हमसे यही क्वेश्चन किया है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया पर शारीरिक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो 2 कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं कि समाजीकरण का शारीरिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में सक्रिय भूमिका निभाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार, चाहे कैसी भी परिस्थिति उसके सामने हो, सभी में लगभग एक जैसा व्यवहार करना ही एक मनुष्य के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, खिलाड़ी सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार करते हैं, जैसे कि वह सुख में अधिक सुखी व दुख में अधिक दुखी नहीं होता है। दोनों ही सिचुएशन में लगभग उसका एक जैसा व्यवहार होता है। एक जैसा व्यवहार का अर्थ ये है कि सुख में अधिक सुखी नहीं होगा और दुख में वह अधिक दुखी नहीं होगा। अपनी भावनाओं को वो नियंत्रित रख सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? खेलों से सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। खेलों से खिलाड़ी में दूसरे को सहयोग करने की आदत हो जाती है। वह जीवन में भी दूसरों को सहयोग करने लगता है। दूसरों की सहायता करना, खिलाड़ी खेलों से दूसरों की सहायता करना सीखता है, जो कि सामान्य जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हम एक दूसरे के लिए कैसे होने चाहिए? हेल्पफुल होने चाहिए और ये चीज़ हम कहाँ से देखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? गेम्स से सीखते हैं, जो हमें शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो उसमें जब गेम का पॉइंट आता है तो उसमें भी ये कहता है कि खिलाड़ी खेलों से दूसरों की सहायता करना सीखता है। उत्तरदायित्व, जब हमें लीडरशिप दी जाती है, जब हम किसी ग्रुप का नेतृत्व करते हैं, तो या हम अपनी टीम की, अपने कार्य की, अपने गेम की, अपने खेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उत्तरदायित्व की जो भावना है वो बढ़ती है। ठीक है, खेलों में खिलाड़ियों को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इससे उत्तरदायित्व निभाने की भावना का विकास होता है। अब बात करते हैं दृढ़ निश्चय की। जीतने की इच्छा खिलाड़ी में दृढ़ निश्चय उत्पन्न करती है। ठीक है, यदि एक आदमी में जीतने की इच्छा है तो क्या होगा? दृढ़ निश्चय उत्पन्न करती है। समय पर कार्य, खेलों में खिलाड़ी को समय सीमा बांधना पड़ता है। सभी कार्य समय पर करने होते हैं, इससे उसे समय के महत्व का पता चल जाता है और वह समय के प्रति सजग रहता है। देखिए बच्चे, जो भी बच्चा गेम्स वगैरह में इंक्लूड होता है, ठीक है, तो वो समय का पाबंद होता है, क्योंकि सारी एक्टिविटी जो उसकी गतिविधियां हैं वो समय के अनुसार ही होती हैं और इस तरीके से उसे समय के महत्व का पता भी चल जाता है और वो उसके प्रति सजग भी रहता है। त्याग की भावना, खिलाड़ी अपने हित त्याग कर
हित में खेलता है, अपने बेनिफिट को सोचने की बजाय अपने टीम का बेनिफिट सोचता है, जिससे उसमें त्याग की जो भावना है वो भी आती है। अनुशासन, आपको पता है सभी गेम्स जितने भी खेल हैं सभी के कुछ ना कुछ नियम होते हैं और नियम के अधीन रहकर मनुष्य अनुशासित होता है और उसमें फिर यह अनुशासन की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाती है। परस्पर सहयोग, खेलों में भाग लेने से बच्चे अनजाने में ही परस्पर सहयोग करना सीख जाते हैं और मेल मिलाप की भावना से काम करते हैं। यही भावना उन्हें समाज का सक्रिय सदस्य बनाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सहनशीलता। सभी खेलों में एक ही पक्ष की हार होती है और एक पक्ष की जीत होती है। जीत व हार होती ही रहती है, जिससे खिलाड़ी जो हैं क्या बनते हैं, सहनशील बनते हैं। वह जीत से अधिक खुश और हार से अधिक निराश नहीं होता है। खेल भावना की बात करते हैं। खेलों में खिलाड़ी लड़ाई झगड़ों से दूर रहकर खेल भावना सीखता है। प्रतियोगिता, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है, कंपटीशन होता है। खेल खिलाड़ियों में परस्पर प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाता है। आदेश का पालन, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं एक खिलाड़ी को और इसीलिए ये भावना भी उनमें उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि खेलों में कप्तान के आदेशों का पालन करना जरूरी होता है। मेहनत, खिलाड़ी जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, जिससे उसमें मेहनत करने की आदत भी विकसित हो जाती है। आत्मविश्वास, जीत खिलाड़ी में आत्मविश्वास जगाती है। आत्मविश्वास से व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य आसानी से कर पाता है। ठीक है, देखो हमने क्या क्वेश्चन किया बेटा, समाजीकरण के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया कि समाजीकरण एक ऐसी स्थिति है बेटा, क्योंकि आपको पता है मनुष्य कैसा प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, वह अलग थलग कटा हुआ बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। और इसमें जो है नेक्स्ट क्या बोला था इसने कि समाजीकरण की प्रक्रिया पर शारीरिक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने बताया कि हमारे अंदर कितने गुण विकसित हो सकते हैं शारीरिक शिक्षा के द्वारा और उससे समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इन सभी का हमें वर्णन करना था। ठीक है, तो देखिए हमने पहले आपको समाजीकरण के बारे में बता दिया, फिर हम इसके जब प्रभाव की बात कर रहे थे तो आई एक्सप्लेन हियर देयर आर ओनली 15 पॉइंट्स। ठीक है, 15 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपसे कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन लर्न करेंगे और राइट डाउन भी कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये वाला करेंगे। तो देखिए, व्यक्तिगत व्यवहार पर सामाजिक संस्थाओं का एक व्यक्ति उसका जो व्यवहार होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, उस पर सामाजिक संस्थाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ से, सामाजिक संस्थाओं का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव, समाज की सभी इकाइयों का व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। पर कुछ ऐसे उल्लेखनीय सामाजिक संस्थाएं हैं जिनका व्यक्ति के, जैसे कि परिवार, फिर पहला कौन सी संस्था है, परिवार है, स्कूल तथा विद्यालय। पहला हमारा जो हम किसके सदस्य होते हैं, अपने परिवार के ही सदस्य होते हैं। हमारा आधार कहाँ से रखा जाता है, हमारे परिवार से रखा जाता है। फिर उसके बाद स्कूल या विद्यालय, कुटुंब या पास पड़ोस का जो समाज होता है। फिर उसके बाद हम विद्यालय या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जाते हैं। तो इन 4 पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, समाज की सर्वप्रथम वे सबसे छोटी इकाई परिवार ही होती है। समाज की सर्वप्रथम, सबसे पहली और सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार है। परिवार का व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे के प्रथम गुरु कौन होते हैं, उनके माता पिता ही होते हैं। सभी चीज़ें बचपन में बच्चा अपने माता पिता से ही सीखता है। सबसे पहले परिवार में ही उसका सामाजिक विकास होता है। बच्चा सर्वप्रथम अपने माता पिता और परिवार अन्य सदस्यों से बोलना, खाना पीना, कपड़े पहनना आदि सीखता है। वे लोग ही बच्चों को दूसरों का सम्मान करना, सहयोग करना सिखाते हैं, उसके व्यक्तित्व को एक दिशा प्रदान करते हैं। जिन बच्चों के माता पिता उचित देखभाल करते हैं, बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाते हैं, उनके बच्चों का व्यक्तित्व सद्वृत्तियों से भरा हुआ होता है। और इसके विपरीत जिन बच्चों के माता पिता उचित देखभाल नहीं करते हैं, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं डालते हैं, उन बच्चों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है और ऐसे असंस्कारिक बच्चों का आचरण दुष्वृत्तियों से प्रभावित होता है। उनमें कोई ना कोई बुराइयां ही होती हैं, दुष्वृत्तियां होती हैं। जो बच्चे जिनमें संस्कार नहीं होते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, स्कूल तथा विद्यालय। घर के बाद बच्चा स्कूल के संपर्क में आता है। यहाँ उसका विभिन्न स्वभाव वाले बच्चों और अध्यापकों से संपर्क होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और अलग अलग अध्यापकों से भी उसका संपर्क होता है। कुछ बच्चे चतुर तथा चालाक होते हैं और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, शर्मीले होते हैं। कुछ अध्यापक कठोर स्वभाव वाले होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, स्नेह वाले होते हैं। इनके संपर्क में आकर बच्चा बिना सिखाए बहुत कुछ सीख जाता है। देखने में आया है कि बच्चे अपने माता पिता से भी ज़्यादा अपने अध्यापक पर विश्वास करते हैं। इसलिए स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है और अध्यापक को क्या कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। क्योंकि राष्ट्र का भविष्य जो है वो हमारे बच्चों पर, हमारी नई जनरेशन पर, नव पीढ़ी पर निर्भर होता है और उन बच्चों का भविष्य जो है वो एक अध्यापक के हाथ में होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि अध्यापक जो होता है वो एक राष्ट्र निर्माता होता है। स्कूल में अर्जित ज्ञान पर ही बच्चे का भविष्य निर्भर करता है। इस प्रकार व्यक्ति को निखारने में स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो, कुटुंब, पास पड़ोस और समाज। सामाजिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार समाज विभिन्न रूपों और विभिन्न विधियों से बच्चों पर प्रभाव डालता है। परिवार के सदस्यों के साथ साथ कुटुंब और पास पड़ोस का प्रभाव भी बढ़ते हुए बच्चों पर पड़ता है। जब बच्चा अपने परिवारजन, नाते, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के संपर्क में रहता है तो उनका व्यवहार व स्वभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार समाज बच्चे को विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की अब हम बात करते हैं। तो देखिए, स्कूल की शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद बच्चा कहाँ जाता है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है। अब बच्चा बड़ा होने के कारण स्वयं सोच विचार का निर्णय लेने लगता है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में विभिन्न समितियां और गोष्ठियों का आयोजन होता है जो बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ बने खेल क्लब भी विद्यार्थियों को एक दूसरे के समीप लाकर उनके व्यक्तित्व को सजाने और संवारने में योगदान करते हैं। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि परिवार, स्कूल, कुटुंब, पास पड़ोस, महाविद्यालय मनुष्य को शिक्षित कर उसमें सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है बेटा आज आपके। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको राइट भी करने हैं और साथ में आपको ये क्वेश्चन लर्न भी करने हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स इसमें हमने किए हैं। सबसे पहले जो हमारा बेस होता है, हमारे घर की जो शुरुआत होती है हमारे बचपन की, वो हमारे माता पिता से होती हैं। और अनुशासन में रहना, जो भी हम चीज़ें सीखते हैं वो अपने परिवार से सीखते हैं, खाना, बोलना, सब कुछ। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्कूल तथा विद्यालय की। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है।